हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टडी विद देव की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार देवेंद्र आज नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम राज्य पशु ऊंट के बारे में बात करेंगे, जो पशुधन श्रेणी के अंतर्गत आने वाला जीव है। इसे ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट मिशन की बैठक के अनुसार। यहाँ हमारे एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार कभी न कभी इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि ऊंट को राजकीय पशु घोषित कब किया गया, तो 30 जून 2014 को। और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला, तो ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को मिला था। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऊंट वध रोक अधिनियम कब पारित हुआ, तो दिसंबर 2014 को ऊंट वध रोक अधिनियम पारित हुआ था। ऊंट को वैज्ञानिक नाम कैमल्स ड्रोमेडेरियस कहा जाता है और इसे इंग्लिश में कैमल के नाम से जाना जाता है। ऊंट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज कहा जाता है और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज व मरुस्थल का जहाज कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और भारत में राजस्थान के इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिकार है, यानी कि राजस्थान में ही ऊंट हमें देखने को मिलते हैं। भारत में राजस्थान में 81.37% 2012 की जनगणना के अनुसार ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान की कुल पशु संपदा का ऊंट में 0.56% हिस्सा पाया जाता है और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला जैसलमेर को कहा जाता है। राज्य में सबसे कम ऊंटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में, तो कहेंगे जैसलमेर में पाए जाते हैं। और कम ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे कि प्रतापगढ़ में हमें ऊंट सबसे कम पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन हमारा बनता है कि राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थित है, तो कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि अक्टूबर 2000 में ऊंटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ दूध किसका है, तो ऊंटनी का दूध मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है और अक्टूबर 2000 में यह सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी घोषणा की थी। अब आता है कि ऊंटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसके दूध का दही नहीं जमता। तो अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता, तो हम कहेंगे ऊंटनी के दूध का दही नहीं जमता है। अब है कि ऊंटनी का दूध मधुमेह और डायबिटीज की के साथ साथ यकृत व प्लीहा रोग के लिए भी उपयोगी व सर्वश्रेष्ठ है। अब राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आरएस, पटवारी या टीचर्स का, सभी में ये क्वेश्चंस इन 3 श्रेणियों में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि नाचना ऊंट जो जैसलमेर में पाया जाता है वो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय सेना के नौजवान थार मरुस्थल में नाचना ऊंट का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है गोमट फलोदी जोधपुर का ऊंट सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि
सवारी की दृष्टि से कौन सा ऊंट प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे गोमट, और ये फलोदी और जोधपुर में पाया जाता है। उसी प्रकार बोझ ढोने के लिए बीकानेर का ऊंट प्रसिद्ध है, और बीकानेर का ऊंट लगभग 50% इसकी नस्ल पाई जाती है, और ये भारी नस्ल का ऊंट है, और ये भारी है तो क्या करेगा? बोझ ढोएगा। तो ये बोझ ढोने के लिए ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में, और पूरे राज्य में 50% ऊंट बीकानेरी नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? तो ऊंटों के देवता पाबूजी को कहा जाता है। राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है, और ऊंटों के बीमार होने पर रात्रि काल में पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि ऊंट जब बीमार हो जाता है तो किस देवता की फड़ पड़ी जाती है? तो पाबूजी की फड़ पड़ी जाती है। अब और ये फड़ हमेशा रात्रि काल में पड़ी जाती है, और राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय भी पाबूजी को जाता है। इसी कारण ऊंटों के देवता पाबूजी को माना जाता है। अब बात करते हैं कि ऊंटों के गले में जो आभूषण पहना जाता है वो गोरबंद कहलाता है। उसी प्रकार ऊंटों को जो रोग होता है, जिससे दो तरह के रोग होते हैं, एक होता है सर्रा रोग, एक होता है त्रिवर्षा रोग। ये दोनों ऊंटों में पाए जाने वाले रोग होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऊंटों में कौन सा रोग पाया जाता है? तो ऊंटों में दो तरह के रोग होते हैं, एक सर्रा रोग और एक त्रिवर्षा रोग। सर्रा रोग होता है, वो होता है पशुओं में जैसे मुंह खोर हो गया, यानी कि जो खाना खा नहीं सकते, उससे सर्रा रोग कहते हैं। ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण की एक योजना आई थी राजस्थान में। इस योजना में क्या हुआ था कि इनकी संख्या का मुख्य कारण ऊंटों की मृत्यु बहुत अधिक होने लगी थी, इसलिए 2010 और 11 में ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण हेतु एक योजना का आरंभ किया गया। तो अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्रा रोग नियंत्रण योजना किन जानवर के लिए आई थी और कब आई थी? तो ऊंटों के लिए आई थी, और 2010 और 11 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। ऊंटों का पालन पोषण करने वाली जाति राइका या रेवारी जाति कहलाती है। ऊंटों की चमड़ी पर की जाने वाली कला उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला को मुनवत्ती या मुनावत्ती कला के नाम से भी जाना जाता है। उस्ता कला मुख्यतः लाहौर की है, और उस्ता कला को राजस्थान में बीकानेर के शासक हुआ थे अनूप सिंह के द्वारा लाया गया था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि उस्ता कला को राजस्थान में कौन लेके आया था? तो बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था अनूप सिंह के द्वारा लाया गया, और उस्ता कला का काल या स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऊंटों पे जो कला होती है उसका नाम होता है उस्ता कला। हर उस्ता कला के कलाकारों को उस्ताद कहते हैं, और उस्ताद मुख्यतः बीकानेर उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले होते हैं। उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार सामुद्दीन उस्ता को माना जाता है, जो बीकानेर के निवासी थे, और वर्तमान में ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ये स्वर्ग सिधार गए हैं। तो ये था उस्ता कला के बारे में। तो उस्ता कला का इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है कि उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन हुआ था? तो हम कहेंगे कि सामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि उस्ता कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद हनीफ उस्ता को माना जाता है। उस्ता कला में अन्य कलाकार हुए हैं, जिनमें इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया, जो यूनेस्को के कार्यालय में रखा गया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है
कि महाराजा गंगा सिंह का चित्र उस्ता कला में किस कलाकार ने बनाया? तो इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया, जो यूनेस्को के कार्यालय में स्थित है। नेक्स्ट है कि महाराजा गंगा सिंह ने चीन में ऊंटों की एक सेना भेजी। इससे गंगा रिसाला के नाम से इन्हें जाना जाता है। महाराजा गंगा सिंह ने चीन में ऊंटों की एक सेना भेजी थी और ये सेना भेजने वाले ऊंटों की सिर्फ महाराजा गंगा सिंह थे और इस सेना को चीन के लोगों ने गंगा रिसाला के नाम से वहाँ इसे जाना जाता है। और पानी को ठंडा रखने के ऊंट की खाल से बनने वाले बर्तन को कापी के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है, ऊंट के बालों से बने हुए वस्त्र को भाखला कहते हैं और भाखला नामक वस्त्र ऊंट के बालों से बनता है और ये सर्दी से हमें बचाने के लिए प्रयोग में हम इसे लेते हैं। ऊंट पर कसी जाने वाली काठी को कुंची या पिलान के नाम से जाना जाता है। ऊंट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील को गिरबान कहते हैं। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है। कुबड़ में एकत्रित वसा इसकी ऊर्जा का स्रोत है। ऊंट के बच्चों के लिए टोरडी या टोडिया नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऊंट की आगे की टांग के सहारे लटकी हुई निवार को गोडिया या सरिया के नाम से जाना जाता है। कैमलिन ऊंट, कैमल जो इंग्लिश का शब्द है, उद्भव उत्तरी अमेरिका में खरगोश जितना हुआ था, जिसे उस समय पोटी लापस के नाम से जाना जाता है। ये वैज्ञानिकों का मत है कि ऊंट का उद्भव उत्तरी अमेरिका में हुआ और इनकी हाइट खरगोश जितनी हुआ करती थी और इसे उस समय पोटी लापस के नाम से जाना जाता था। अब क्या किया, राजस्थान सरकार ने जो व्यक्ति ऊंट रखते थे या ऊंटों का पालन करते थे, उनके लिए ऊंट बीमा योजना की शुरुआत की और यह योजना ऊंट व ऊंट पालकों के लिए 2008 और 9 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC द्वारा इस योजना को लागू किया गया। अब हम ऊंट के पहनावे की बात करते हैं। तो ऊंट का पहनावे में जो काठी होती है, काठी पीठ पर रखी जाती है, जो एक लकड़ी का बना हुआ ढांचा होता है। गर्दन पर जो आभूषण डाला जाता है उसे गोरबंद कहा जाता है। ऊंट के टांगों में जो चीज़ पहनाई जाती है उसे गोडिया कहा जाता है, जिसके अंदर घुंघरू होते हैं लगे हुए। ऊंट के मुंह पे एक रस्सी का तागेनुमा कपड़ा डाला जाता है जो मोरखा कहलाता है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि ऊंट ज़्यादा भोजन ना करे या किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ऊंट की पूंछ पर परचनी लटकाई जाती है या पहनाया जाता है। ऊंट के ऊपर जो गद्दी रखी जाती है उसे मेल खुरी के नाम से जाना जाता है। अब हम ऊंट की नस्लों के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में ऊंट की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें पहली नस्ल आ जाती है बीकानेरी ऊंट, जो माल ढुलाई के लिए प्रसिद्ध है, भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में 50% ऊंट बीकानेरी नस्ल के पाए जाते हैं। अब आ जाती है दूसरी नस्ल, जैसलमेरी नस्ल। जैसलमेरी नस्ल क्या है, सुंदरता के लिए जानी जाने वाली नस्ल है। ठीक है, तो ये सब जैसलमेर में ही पाई जाएगी। फिर आ जाती है मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, केसपाल और गुहार।
ये ऊँटों की प्रमुख नस्लें हैं। हम 2 पॉइंट और यहाँ इसके साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कि राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा को कहा जाता है। तो ये था राजस्थान का राज्य पशु ऊंट। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे घंटे का बटन दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम हमारे YouTube चैनल पे सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे तरीके से और जीरो लेवल से पूरा टॉपिक विस्तार से समझाएं, जिससे कि बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद,